Hello everyone. Today we will be dealing with the very first chapter of geography, that is India's size and location. Now before starting the chapter, we must first look into the basics of geography that we are going to deal with in this chapter. हम लोगों ने छोटी क्लासेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी के बारे में पढ़े होंगे. जैसे हम लोगों ने छोटी क्लास में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बट हमें उस चीज़ की यूजेज नहीं पता थी कि हम जब भी साइज़ एंड लोकेशन या अपनी कंट्री को डिफ़ाइन करने के बारे में बात करें तो हमें यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यूटिलाइज करने पड़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेट डिटेल and about how to using these concepts for defining the size and location of India. Before going further, हमें सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स अपनी कंट्री के बारे में पता होने चाहिए. जैसे सबसे पहला कॉमन फैक्ट है कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है. ठीक है, मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी है कोस्ट लाइन की. व्हाट डज दिस टर्म मीन अबाउट द कोस्ट लाइन? यानी कि हम तीन साइड्स, द डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स. अब जब आप तीन साइड्स पानी से सराउंडेड हो या वाटर बॉडी से सराउंडेड हो तो इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमें इस चीज़ का इम्पैक्ट तब पता लगेगा जब हम इंडिया की कनेक्टिविटी वर्ल्ड के साथ देखते हैं. अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिफोर देयर वर एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब पहले कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वाटरवेज ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स था जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आता था. अब जब लोगों को वाटर से ट्रैवल करना होता था तो दे रिक्वायर्ड कोस्ट टू लैंड समवेयर. सो इंडिया प्रोवाइडेड दैट कोस्ट लाइन जहाँ पर उनका लैंडिंग ईजी हो गई. बाद में इसी वाटरवेज के डेवलपमेंट के साथ साथ ये कोस्ट लाइन का एक्सपेंशन होता गया एंड विद अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द सेम टाइम हमारी वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज होती गई. बट एंशियंट टाइम्स की अगर अपन बात करें तो एंशियंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम्स में जब हमको ब्रिटिशर्स रूल करने के लिए आए, आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम हमको जब ब्रिटिशर्स रूल करने के लिए आए तो दे हियर केम एज एन इम्पीरियल फोर्स. अब इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है? वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के पर्पस से आए थे. उनको हमसे सिर्फ बिजनेस से मतलब था. वो बिजनेस का मतलब सॉल्व कैसे हो सकता था? दैट वी वर अ सप्लायर ऑफ रॉ कॉटन और स्पाइसेस. हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट है कॉटन को सप्लाई करने के लिए एंड एट द सेम टाइम स्पाइसेस को सप्लाई करने के लिए. वो यहाँ से ये सारी चीज़ों को ख़रीदते थे. इन सभी कमोडिटीज़ को ख़रीद कर मिडिल ईस्ट में सेल करते थे. स्पाइसेस का उनके लिए कोई लेना देना नहीं था. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन रियली कंज्यूमिंग स्पाइसेस, बट at the same time this commodity gave them very high prices in return. So the profit of the commodity was very high and because of which they used to buy these from India and later sell it to Middle East country. Cotton का हाँ उनके लिए utilization था because at that time industrialization was also going on. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तो उनके लिए वो जो कॉटन का मटेरियल था वो उसको फिनिश्ड गुड में बनाकर और सेल करने का काम करते थे. राइट. सो हियर व्हाट डू वी गेट टू नो इज़ कि हम जब अपनी कंट्री की लोकेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो लोकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक क्यों कंसिडर करी गई है इंडिया की. और एक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर के बाउंड्रीज नापते हैं. वी कैन नॉट से दैट beyond a certain boundary lies our home. We have a certain fixed diameter, we have a certain fixed length and width of our house. उस length और width के बाद उस house की territory हमारी ownership में नहीं रहती. सेम उसी वे में किसी कंट्री को डिफाइन करने के लिए या किसी कंट्री का एरिया बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट तो है कि हम उसको किलोमीटर में मेजर कर दें. एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि हम बाउंड्रीज से डिफाइन करें कि हमारी कंट्री कितने लैटिट्यूड्स में और कितने लॉन्गिट्यूड्स में लाए करती है. ये एक तरीके से आपकी बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है, आपकी लिमिट बता रहा है दैट फ्रॉम दिस बाउंड्री टू दिस बाउंड्री योर कंट्री एग्जिस्ट. नाउ let us go into a further detail that what are we going to actually look into this topic. सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स. Okay, and then we will look into that what this concept will be required for and why are we studying this.
let us first study some of the basic features or characteristics about latitudes. You might have studied this in your earlier classes, but let us just have a quick revision that what is it used for. Firstly, सबसे पहला पॉइंट जो हमें लैटिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए, जोग्राफर्स ने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी ग्लोब पर जो कि पैरेलल थी. ऑलराइट, these are parallel lines. Hence, the other name given for latitudes is parallels of latitudes. The other point that we need to know about this is that they are total 181 in number. Alright, each marked with a degree. हर एक latitude को हम एक डिग्री से मार्क करते हैं. For example, 0 degree, 1 degree, 2 degree and so on. Alright, now what does this indicate? The difference or the distance covered between 0 to 1 degree of latitude or horizontal line is equivalent to 111 kilometers if we measure it. Okay, so this difference or this distance is measured in 111 kilometers, right? The next, we need to know that we are not supposed to remember all the 181 latitudes. हमें सारे latitudes के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे latitudes का नाम याद रखने की ज़रूरत है जो हमारे काम में आती हैं या जिनसे हमने पूरे अर्थ को डिफाइन कर रखा है या पूरे अर्थ को कुछ जोन्स में डिवाइड कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो आपको पता होना चाहिए इज द इक्वेटर. This equator is situated at 0 degree. We will at the same time look into the diagrammatic representation also, but for the purpose of knowing it right now, equator is located at 0 degree. Alright, then we move on to Tropic of Cancer, which is located at 23.5 degrees north. Remember, we need to focus here on north or south because of a reason that this equator, which is also known as the Great Circle, divides Earth into almost equivalent two hemispheres. Why we are calling it hemisphere? The reason is that we are here drawing a 2D structure, but actually Earth is a 3D man-made. It is actually a 3D model. So, if we divide a 3D model into two parts, we will get two hemispheres. That is why it is important for us to know that whether it is north or south. The third latitude that we have to study in the northern hemisphere is Arctic Circle, which is at 66.5 degrees north. Again north. Moving on to the southern hemisphere, we have Tropic of Capricorn, which is located at 23.5 degrees south. Okay, and moving further, we have Antarctic Circle, which is at 66.5 degrees south. Okay, if we draw it in a diagrammatic representation, we will get latitudes represented in such a manner. Let us first also know this thing that our earth is not a complete sphere. The structure of the earth is called as a geoid structure for the fact that it is bulged from both the ends but flattened from the poles. That means from the ends it is having a flat structure, just resembling like an orange. If you see an orange, orange represents like it has bulge on both the sides, but towards the ends it is slightly flattened. The same structure is that of a earth. Alright, coming to locating the latitudes, first we have the Great Circle or the equator, which is at 0 degree. It is also called as the Great Circle, and all the latitudes together complete a full circle, while the longitudes, while we will discuss it later, the longitudes complete semicircles, right? This completes a whole circle.
equator divides Earth into two equal parts or hemisphere. The upper part is known as northern hemisphere and the lower part below 0 degree is known as southern hemisphere. Now if we locate it accordingly, we have two important latitudes in the northern hemisphere, that is 23.5 degrees north, 66.5 degrees north, and the flattened ends are known as 90 degree north or the North Pole. Likewise, in the southern hemisphere also we have the same division. This is 23.5 degrees south and this is 66.5 degrees south, and towards the ends we have 90 degrees south, which is known as South Pole. How do we name them? This is known as Tropic of Cancer, this is known as Arctic Circle, this is known as Tropic of Capricorn, while the last one is known as Antarctic Circle. Now what do we need to know here with the concept of latitudes? हमारा जब अर्थ सूरज के आसपास चक्कर लगाता है, when it revolves around the sun, it does not revolves very straight. वो बिल्कुल सीधा नहीं घूमता. You might have heard in smaller classes that Earth is tilted at an angle of 23.5 degrees. जिस एक्सिस पे वह घूमता है उसी एक्सिस के एंगल पर वो टिल्टेड भी है. प्रोबेबली जिसकी वजह से ही आप 4 तरीके के सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. That is because of that revolution only which it is taking in a tilted form. Alright. और जो वो टिल्ट है उस टिल्ट की वजह से अपने पास एक्चुअली अर्थ में 3 हीट जोन्स भी बने हुए हैं. जब सूरज अपनी रोशनी अर्थ की तरफ एलिसिट करता है, जब वो रोशनी अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है तो अर्थ क्योंकि टिल्टेड है तो उसकी हीटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और इवन नहीं हो पाती. एज अ रिजल्टेंट व्हाट वी सी इज देयर आर सम पार्ट्स इन द अर्थ विच रिसीव्स द डायरेक्ट रेज. कुछ पार्ट अर्थ का ऐसा है जो कि बिल्कुल सन की डायरेक्ट रेज को रिसीव करता है. डेफिनेट सी बात है कि जो पार्ट डायरेक्ट रेज रिसीव कर रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा हॉट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगा. यानी वहाँ पर लगभग साल के 12 महीने यू विल एक्सपीरियंस समर्स. ओके, सो दिस जोन विच रिसीव्स द डायरेक्ट सनलाइट ऑफ द अर्थ इज आइडेंटिफाइड एज the zone between Tropic of Cancer and Capricorn, and it is known as torrid zone. This is known as torrid zone. This is the first heat zone of the earth. All right, moving on further, if we move towards beyond this zone, what happens is due to that tilt the earth experiences slanting rays of the sun. सूरज की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कर कर तिरछी होना स्टार्ट हो जाती है, स्लैंट होना स्टार्ट हो जाती है, which makes this zone as not so hot, not so cold and experiences a moderate type of climate. And at the same time this type of climate is experienced in both the hemispheres, not only in northern hemisphere but also in the southern hemisphere. So this zone which is experiencing moderate type of climate is known as temperate zone. This zone in both the hemisphere is known as temperate zone. If you want to be more precise,
we can mention it with the direction that this is south temperate and this is north temperate. So this zone is known as north temperate zone, and this one is known as south temperate zone. Moving on further, if we move to the last heat zone, there is almost negligible amount of sunlight which is received, and because of which this zone experiences mostly cold weather condition, and hence it is identified as frigid zone. This zone is identified as frigid zone in both the hemisphere. If we even go by the literal names, अगर हम इनके लिटरल मीनिंग्स के साथ चलें तो इनका लिटरल मीनिंग भी यही होता है जैसा कि इनका नाम है. लाइक टॉरिड मीन्स समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट, ऑलराइट. टेम्परेट मीन्स समथिंग विच इज़ मॉडरेट, नॉट सो हॉट नॉट सो कोल्ड, एंड फ्रिजिड मीन्स समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. सो why are we here referring to the heat zones of the earth? The reason is, if we look at the location of India, इंडिया भी इसी पर कहीं पर लोकेटेड होगा, इसी ग्लोब पर. तो अगर हम इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है कि ये वाली जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है ये इंडिया को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. एंड दिस जोन इज वाई इंडिया की सिचुएशन देखिए कैसी है कि इंडिया का आधा पार्ट जो है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पार्ट है, वो तो लाई कर रहा है टॉरिड जोन में, एंड द अदर हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन टेम्परेट जोन. तो जब हम लैटिट्यूड्स की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं और जब हमने इसी को मीडियम मानकर हीट जोन डिवाइड करे तो इसकी इम्पोर्टेंस जो होगी वो इम्पोर्टेंस क्यों काम में लिए जाते हैं? द रीज़न इज दैट दे आर यूज्ड फॉर identifying climatic conditions of any place. Climatic conditions of any place. Because of which you can also get to know, let's suppose I say I am going to a place which is located at 88 degrees north. अगर मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ कि मैं 88 डिग्रीज नॉर्थ वाला जगह पर लैटिट्यूड पर कोई प्लेस सिचुएटेड है एंड आई वांट टू गो देयर and I don't have access to anything, I don't know what is the climatic conditions here. But if I know the concept of heat zones, I can get to know that it is a place which will be situated somewhere near North Pole. So according to that, it is a place which lies in frigid zone. तो अगर कोई भी प्लेस फ्रिजिड जोन में लाई कर रही है तो उसका क्लाइमेट मोर और लेस आधे से ज़्यादा टाइम ठंडा ही रहेगा एंड आई कैन पैक माई बैग्स अकॉर्डिंगली. So this is why we are here referring to the heat zones of earth. Although we had already studied this in lower classes that there are 3 heat zones, but the correct usage and reference of these heat zones is for this particular chapter. Alright? हम अगर इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया के लैटिट्यूड्स कहाँ होंगे? 0 डिग्री से ऊपर है, राइट? सो इंडिया का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अपन बात करें तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, यानी कि इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप जो है या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो सबसे पहला लैटिट्यूड होगा जहाँ से इंडिया शुरू हो रहा है, एंड द पॉइंट विच इज़ वेयर इट इज़ टचिंग लास्ट विल बी द पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड जहाँ पर इंडिया ख़त्म हो रहा है. तो अगर हम भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ to 37 degrees 6 minutes north. What else have we learned about the concept of latitudes?
The Tropic of Cancer is dividing India into two parts, and at the same time it is passing through states like the first one is, it first of all passes through Gujarat, then it passes through Rajasthan, then it passes through Madhya Pradesh, then it passes through Odisha, then it passes through West Bengal, then it passes through Chhattisgarh, then it passes through in northeast Tripura, and the eighth one is Mizoram. So the Tropic of Cancer, which is dividing India into two parts, passes through 8 states in India. Alright. What else can the latitudinal extent have an impact on India? You can get a question regarding this कि भारत की latitudinal extent का impact क्या क्या आएगा. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड्स के बारे में. जो इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है वो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ पर लोकेटेड है. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, वो इंडिया का था इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी आई थी, जिस सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था. सो द लास्ट पॉइंट जो हम इंडिया का रिकॉर्ड करते हैं ऑन latitudinal extent is Indira Point. So you can also be given a question at the same time that what is the southernmost tip of India. So the southernmost tip of India is Indira Point. And what about the northernmost tip of India? The northernmost tip of India is Indira Col. Indira Col. Okay, there can also be one more question at the same time, that what does this impact, what does latitudinal extent have an impact. और हम लोग एक क्वेश्चन और भी यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं कि कन्याकुमारी जो बिल्कुल लगभग साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है, वहाँ पर दिन और रात का डिफरेंस बहुत कम क्यों फील होता है एज कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यानी कि अगर अपन नॉर्दर्न टिप पर चले जाएं और एक हम कन्याकुमारी पर हैं, तो वहाँ पर दिन और रात का डिफरेंस क्यों ज़्यादा फील होता है एज कंपैरिजन टू कन्याकुमारी. द रीज़न इज़ सिंपल. हमारा जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक लोकेटेड है. तो जो भी जोन इक्वेटर के जितना ज़्यादा क्लोज़र होगा, वहाँ पर दिन और रात में जो अंतराल है, जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो कम फील होगा एज़ कंपैरिजन टू जो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चल जाए, जहाँ पर ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, दैट इज़ ऑफ 45 मिनट्स. तो मैक्सिमम डिफरेंस जो कवर होता है वो 45 मिनट्स का डिफरेंस देख सकते हैं हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. ऑल राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज़ हियर अबाउट व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया और इसका क्या इम्पैक्ट आता है भारत की लोकेशन पर. ऑल राइट, मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलें तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ हुआ है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्जिट्यूड्स. ओके, जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. The first difference between both of them are
जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो वर्टिकल लाइन्स हैं. ओके, the number is different. Their total number was 181 including equator, 19 the northern hemisphere, 19 the southern hemisphere and 1 is equator itself. तो 181 total number of latitudes है. उसी तरीके से यहाँ पर जो total number है वो total number 360 है. ओके, थर्ड डिफरेंस, जिस तरीके से 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोला जाता है, यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है कि इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है. Why this meridian has been given the name Greenwich is because of the fact that this meridian passes through Greenwich, which is located near London. So based on the passing of the longitude, it has been given the name Greenwich meridian. All right. Now what happens and what impact does it create on the extent? Longitudes, like latitudes, are used for identifying climate of any place. Longitudes at the same time are used for identifying time of any place. So if you want to find out time of any place, you need to know the longitudinal extent of that place. Plus, this longitude divides Earth into two parts. Like this divided Earth into northern hemisphere and southern hemisphere. These longitudes will divide Earth into two parts. Like the two parts will be 0 degree prime meridian. Towards the right we have east meridians, and towards the left we have west meridians. Like if we draw it again, so suppose that this is a 0 degree meridian. Towards the east or towards the right you will have east meridians, and towards the left of 0 degree you will have west meridians. Now this has direct connection with time. So here we will be using this reference that sun rises in the east. सूरज जो है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में वेस्ट होता है. ऑलराइट, सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट इट विल क्रिएट? जब हमारा अर्थ घूमता है तो घूमने के साथ साथ वो एक से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर भी मूव करता है. तो सन की जो रेज हैं वो एक डिग्री से दूसरे डिग्री पर शिफ्ट होने के लिए 4 मिनट का समय लेती हैं. इट टेक्स 4 minutes टू शिफ्ट फ्रॉम 0 degree to 1 degree. द टाइम टेकन इज ऑफ 4 minutes. Alright, and both the longitudes, the last longitudes on both the sides, on the eastern side and on the western side, that is 180 degree east and 180 degree west, both of these are known as international date line. Okay, so when it takes 4 minutes to reach another longitude, what happens is that when whatever countries are situated towards the eastern side will experience sunrise first as comparison to the countries which are located towards the western side. Okay, so like our India lies on Tropic of Cancer division, in the same way we also have our longitudinal division. Same way हमारे पास हमारा longitudinal division भी होगा. तो इंडिया का longitudinal extent क्या है? इंडिया का longitudinal extent है 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. Okay, now roughly if we calculate it, we are approximately situated in between 30 longitudes. अगर हम इसको 68 कंसिडर करें और हम इसको 98 कंसिडर करें और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं. दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर
30 लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, 30 लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से अगर हम टाइम डिफरेंस निकालें तो टाइम डिफरेंस होना चाहिए 30 इंटू 1 डिग्री क्रॉसिंग ऑफ लैटिट्यूड विल टेक 4 मिनट्स। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 120 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए, बट ऐसा है हम एक्सपीरियंस नहीं करते। हमारे यहाँ पर तो स्टैंडर्ड टाइम जो सेट किया गया है उसी टाइम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि ये हमको किसी भी जगह का टाइम आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। तो अगर टाइम की ही बात है तो इंडिया में भी फिर अलग अलग टाइम जोन्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो 30 की 30 पर अलग अलग टाइम होना चाहिए, बट हमने ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रखा। इंस्टेड व्हाट वी हैड डन इज, हमने पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम जोन अपना रखा है, एंड दिस टाइम जोन इज सेट बाय स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये टाइम जोन को हमने कैसे फिक्स किया? हमने इस टाइम जोन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की फॉर्म में सेट कर लिया, विच पासेस थ्रू 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। हमने इसको सेट कर लिया फॉर 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट। यहाँ से जो भी लॉन्गिट्यूड होकर गुजर रहा है, इस लॉन्गिट्यूड को अपन ने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बता दिया, जिससे कि हम पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, फ्रॉम वेयर डज इट पासेस थ्रू? ये यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर, ये उस मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है, यानी कि इसकी सबसे प्राइम लोकेशन जो है वो यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर, जहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरिडियन ओनली वी हैड आइडेंटिफाइड दिस टाइम एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हेन वी कम टू द लॉन्गिट्यूडनल इम्पैक्ट एंड व्हाट आर बोथ द पॉइंट्स, जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है और जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है, जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स में भी लिखा था। तो अगर हम इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहर मोटा, एंड इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। ओके, वन क्वेश्चन माइट कम टू योर माइंड कि हमने इसी मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों सेट किया हुआ है? व्हाट आर द क्राइटेरिया विच आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ एनी कंट्री? देर आर मैनी कंट्रीज विच आइडेंटिफाई मोर देन वन टाइम जोन। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक से ज़्यादा टाइम जोन भी आइडेंटिफाई करती हैं। तो ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से हम इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं? रीज़न नंबर 1, इसका सबसे पहला और बेसिक रीज़न है कि जिस भी मेरिडियन को चुना जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के फॉर्म में, वो सबसे पहली चीज़ डिविजिबल होनी चाहिए। वो डिविजिबल होनी चाहिए बाय 7 डिग्रीज 30 मिनट्स। एंड द सेकेंड क्राइटेरिया वाई वी यूज इट एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इज दैट इट ऑलमोस्ट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द कंट्री। And these are the two reasons because of which we are looking into this meridian as the standard meridian and the time that has been set by the standard meridian. So for today's lecture we are completing it over here. We will continue it with another lecture in the next class.